नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यूपी पीजीटी का पेपर 1 महीना और बचा हुआ है, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और मैं भी उसमें कुछ आप लोगों की सहायता करना चाहता हूं, इसलिए मैं पीजीटी का भी पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आएंगे, बस उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए। और बिहार या स्टेट का भी फॉर्म भर दीजिए, जो बिहार बीपीएससी 4.0 आने वाली भर्ती है उसमें एलिजिबिलिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और झारखंड पीजीटी का, यूपी जीआईसी का, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी की जो भर्ती आई है, जहाँ जहाँ भी एक सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र है, वहाँ वहाँ के लिए भी वहाँ पीवाईक्यू और कुछ थियरीज की क्लासेस होती रहेंगी। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं इसको पढ़ने का लुत्फ़ उठाएं। हम अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं, और यह पेपर है डाइट प्रवक्ता, यूपीपीसीएस डाइट प्रवक्ता का है। यह 2012 में पेपर हुआ था। हम लोग इसमें 120 प्रश्न थे, तो इसमें से हम लोग 90 प्रश्न कर चुके हैं 3 पार्ट में, और आज चौथा पार्ट हो गया, लास्ट है। इसके बाद अब यूपी पीजीटी का पेपर हम लोग हल करना शुरू करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है टी पार्सन्स, ऑप्शन डी है आर के मुखर्जी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डब्ल्यू जी समनर ने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया। समनर ने संस्था के विकास को प्रकट किया है। संस्था जो शब्द है, इसको सबसे पहले स्पेंसर द्वारा दिया गया, एवं इसका जो व्याख्या एवं विकास था वह समनर ने द फॉकवेज नामक पुस्तक में किया था। तो इसलिए समनर ने संस्था को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक संस्था एवं द्वितीयक संस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सार्वभौमिकीकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणाओं के साथ किसके नाम का संबंध है? ऑप्शन ए मैकिमेरियट, ऑप्शन बी है मिल्टन सिंगर, ऑप्शन सी है रेडफील्ड, ऑप्शन डी है ए सी मेयर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मैकिमेरियट सार्वभौमिकीकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणाओं के साथ संबंध रखते हैं। इन्होंने रेडफील्ड के लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा का भारतीय गांव किशनगढ़ी के अध्ययन में सार्वभौमिकीकरण को इन्होंने दीर्घ परंपरा एवं स्थानीयकरण को लघु परंपरा के साथ संबंधित पाया एवं जोड़ के इसका अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, लुईस विर्थ द्वारा दी गई नगरवाद की 3 विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है आकार, ऑप्शन बी है गतिशीलता, ऑप्शन सी है घनत्व, ऑप्शन डी है विषमता। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, गतिशीलता। लुईस विर्थ ने 1938 में प्रकाशित अपने निबंध अर्बनिज्म एज वे ऑफ लाइफ में नगरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसकी निम्न 3 विशेषताएं बताई थी। पहला था बड़ा आकार, दूसरा जनसंख्या का घनत्व, और तीसरा विजातीयता। तो इसमें ऑप्शन जो डी है गतिशीलता, वह उन्होंने नहीं दिया था। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है एल.एफ. वार्ड, ऑप्शन बी है मैकाइबर, ऑप्शन सी है एच.एफ. गिडिंग्स, ऑप्शन सी है एफ.एच. गिडिंग्स, ऑप्शन डी है आर के मर्टन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एल.एफ. वार्ड। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा है एल.एफ. वार्ड द्वारा दी गई है। जो वार्ड हैं उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने पर विशेष ध्यान दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा है कि स्व और समाज जुड़वा हैं? ऑप्शन ए है मीड, ऑप्शन बी है गॉफमैन, ऑप्शन सी है C.H. कूले, और ऑप्शन डी है A.M. जिन्सबर्ग। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मार्गरेट मीड। इसमें ऑप्शन ए सही है, मीड। क्योंकि स्व और समाज को कूले ने अलग अलग कहा था, लेकिन इसको मीड ने स्व और समाज को जुड़वा कहा था। अगला हम प्रश्न देखते हैं। जो मीड है, इन्होंने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी। आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है एफ टानिच, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है सीमेल एंड बीरकांत। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दुर्खिम। स्वरूपात्मक संप्रदाय के नहीं है, यह समन्वयात्मक संप्रदाय के हैं।
समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। दुर्खिम, सोरोकिन और हाबाउस यह तीनों लोग समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। टानिच, मैक्स वेबर, सीमेल, बीरकांत, बानविज, टानिच, वेबर, ये जो लोग हैं, पार्क, बर्गेस, लुइस विर्थ, ये जो लोग हैं वह स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक रहे हैं। समाजशास्त्र में 2 संप्रदाय रहे हैं, पहला था स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमिका पुंज में संघर्ष के संरचनात्मक स्रोतों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है SF नैडल, ऑप्शन बी है टी पार्सन्स, ऑप्शन सी है डैरन डार्फ और ऑप्शन डी है RK मर्टन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, RK मर्टन। भूमिका पुंज में संघर्ष के संरचनात्मक स्रोतों का विश्लेषण मर्टन ने किया। मर्टन ने भूमिका पुंज, परिस्थितिक्रम की अवधारणा दिया था। इसी के साथ उन्होंने मध्य अभिसीमा सिद्धांत की अवधारणा दी थी। इसके साथ उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, फोकस्ड इंटरव्यू। कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखी थी जो पॉपुलर हैं। मैं पुस्तकों से संबंधित क्लास करवा चुका हूं, आप लोग उन पुस्तकों से संबंधित क्लास को देख लीजिए, आप लोगों को बुक का एक आइडिया मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को विश्वास होता है कि उसकी संस्कृति दूसरों की संस्कृतियों से उच्चतर है तो इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है सजातीयता, ऑप्शन बी है सजातीय केंद्रीयता, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक ऑप्शन सी है सांस्कृतिक अभियान, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक सापेक्षता। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, सजातीय केंद्रीयता। जब किसी व्यक्ति को विश्वास होता है कि उसकी संस्कृति दूसरों की संस्कृतियों से उच्चतर है तो वह सांस्कृतिक केंद्रीयता दिखाता है, क्योंकि व्यक्ति यह मान के चलता है कि दूसरों की संस्कृति उसकी संस्कृति से निम्न होती है एवं उसकी संस्कृति उच्च होती है, तो इसे सांस्कृतिक केंद्रीयता कहते हैं। वह अपने संस्कृति के प्रति ही देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षता का जो सांस्कृतिक सापेक्षता है, इसका तात्पर्य है कि हम अपनी संस्कृति का तुलना दूसरी संस्कृति की तुलना में समान करते हैं। जब हम समान करते हैं तो उसे सापेक्षता कहते हैं, उसके सापेक्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है? ऑप्शन ए है बोगार्डस, ऑप्शन बी है आगवर्न, ऑप्शन सी है किम्बालयंग, ऑप्शन डी है HM जॉनसन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, HM जॉनसन। इसमें ऑप्शन डी सही है, HM जॉनसन। HM जॉनसन ने कहा, समाजीकरण की इन्होंने परिभाषा देते हुए कहा, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती है, उसे समाजीकरण कहते हैं। यह जॉनसन का कहना था। जो समाजीकरण है इसको फ्रायड मीड कूले द्वारा दिया गया एवं फ्रायड ने समाजीकरण में के सिद्धांत में जीन पियाजे ने भी दिया था। संज्ञानात्मक समाजीकरण का सिद्धांत वही दिया था। उसके बाद जो फ्रायड हैं उन्होंने ईड, ईगो एवं सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। मीड जो है उन्होंने आई एंड मी की अवधारणा दी समाजीकरण की प्रक्रिया में। सामान्यकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य मीड की ही देन है। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत दिया था। तो इन लोगों ने समाजीकरण को आगे बढ़ाया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? RD लैंग, ऑप्शन बी है S वाल्स और H गिडिंग्स, ऑप्शन सी है इवान इलिच, ऑप्शन डी है KM कपाड़िया। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, KM कपाड़िया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया यह पुस्तक 1955 में KM कपाड़िया द्वारा लिखी गई एवं उनकी एक और पुस्तक, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदू किनशिप 1947। इस पुस्तक को भी KM कपाड़िया ने ही लिखा था। KM कपाड़िया हिंदू संयुक्त परिवार के पक्ष में थे और इन्होंने हिंदू संयुक्त परिवार के पक्ष में अध्ययन किया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए है समीपता, लघुता, विषमता और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी है विषमता, आत्मनिर्भरता, लघुता और विभेदीकरण, ऑप्शन सी है विभेदकारी, लघुता, आत्मनिर्भरता और समीपता, ऑप्शन डी है विभेदकारी,
लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। यह क्रम में ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई। लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने ही दी थी एवं दीर्घ समुदाय की भी अवधारणा, लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति अनुक्रम शब्द को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है अल्बर्ट कोहेन, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है हीलर, ऑप्शन डी है चैम्पियन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मर्टन। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा मर्टन ने दिया था। मैं आप लोगों को पहले ये भी बताया कि जो परिस्थिति अनुक्रम है वह उसकी अवधारणा मर्टन ने दिया। परिस्थिति पुंज, भूमिका पुंज की अवधारणा भी मर्टन ने दिया था। इसके आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। दक्षिण भारत एवं बिहार में, दक्षिण भारत एवं असम में, ऑप्शन सी है केरल तथा उत्तरी भारत में, ऑप्शन डी है उत्तरी भारत एवं तमिलनाडु में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दक्षिण भारत एवं असम में। मातृवंशीय परिवार दक्षिण भारत के मालाबार तट में नायरों, असम में खासी व गारो जनजातियों में पाया जाता है। मेघालय, और वो असल में मेघालय में है, न कि असम में है, लेकिन असम में ऑप्शन है तो हम असम ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वंश नाम होता है या वंश चलता है वह माता से के नाम से चलता है, तो माँ को पुत्री को ही मिलता है, माँ से पुत्री को मिलता है, न कि माँ से पुत्र को या बेटों को मिलता है। इन सब परिवारों में घर जमाई की अवधारणा भी पाई जाती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। किसने कहा है कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है? ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है कूले, ऑप्शन सी है लीच, ऑप्शन डी है मैकआयरन पेज। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लीच। लीच ने कहा कि परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा है कि हम समितियों से जुड़े होते हैं लेकिन संस्थाओं से नहीं? ऑप्शन है मैकआयरन पेज, ऑप्शन बी है समनर एवं कूले, ऑप्शन सी है गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन डी है बैकर एवं बोस्काफ। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मैकआयरन पेज। मैकआयरन पेज ने कहा है कि हम समितियों से जुड़े होते हैं लेकिन संस्थाओं से नहीं। यह मैकआयरन पेज का कहना था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है अगस्त कांट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सोरोकिन। सोरोकिन जो है इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था एवं 1927 में सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। सामाजिक स्थिरीकरण में इन्होंने योगदान दिया। इसके साथ ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने 3 संस्कृतियों की बात कही, आदर्शात्मक, भावात्मक और आदर्शवादी। इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया था। इनकी जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत था उसे चक्रीय सिद्धांत कहते हैं, दोलन की गति का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके साथ ही सीमाओं का सिद्धांत कहते हैं, उतार चढ़ाव का सिद्धांत कहते हैं। इस तरह इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भूमिका पुंज की अवधारणा विकसित की है? ऑप्शन ए है के डेविस, ऑप्शन बी है बोगार्डस, ऑप्शन सी है लिंटन, ऑप्शन डी है मर्टन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मर्टन। अभी मैं बताया, यह देखिए प्रश्न कितनी बार आ चुका है मर्टन से। भूमिका पुंज की अवधारणा मर्टन ने दी। मर्टन ने भूमिका पुंज की अवधारणा विकसित की है। एक अध्यापक की परिस्थिति में अध्यापन के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाजीकरण के एक अभिकर्ता, एक नेता तथा एक पथ प्रदर्शक की विभिन्न भूमिकाएं भी अदा करनी पड़ती हैं। इन सभी भूमिकाओं के साथ जुड़े दायित्वों का ताना बाना ही भूमिका पुंज कहलाता है। यह मर्टन ने दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत जोड़े को चिन्हित कीजिए। गोत्र काल्पनिक पूर्वज के वंशज, नहीं, ये सही है। वंश जाने माने पूर्वज के वंशक्रम, ए बी सी। कुल एक बड़ा संयुक्त परिवार, गलत है। परिवार द्विपक्षीय नातेदारी समूह होता है, क्योंकि विवाह और रक्त संबंधी दोनों परिवार में पाए जाते हैं। जो कुल है वह एक बड़ा संयुक्त परिवार नहीं है। जो कुल होता है वह कई अलग अलग भागों में बंटा होता है, कई अलग अलग भागों में बंटा होता है, उसे कुल कहते हैं। और एक ही वंश के लोग उसमें रहते हैं या एक ही कुल के लोग रहते हैं तो उसे कुल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य में लीजर क्लास की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है एलेक्सिंकल्स, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है वेबलेन, ऑप्शन डी है डेविस। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, टी वेबलेन। पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य में लीजर क्लास की अवधारणा को वेबलेन ने अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ लीजर क्लास 1899 में प्रतिपादित किया। वेबलेन ने बताया कि इस वर्ग का उदय दर्शकीय उपभोग, प्राश्रयता और परजीविता के रूप में अमेरिका में हुआ, जिसके दर्शन आलसी और निष्क्रिय व्यापारिक अभियानों के रूप में कर सकते हैं। ऐसे वर्ग में काम करने की प्रवृत्ति प्रायः 9 के बराबर होती है। इसी के साथ जो वेबलेन है उन्हें प्रौद्योगिक सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक निर्धारणवादी कहा जाता है, मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। तो इस तरह वेबलेन ने लीजर क्लास की अवधारणा दी थी। लीजर क्लास नामक एक उनकी पुस्तक भी थी, द थियरी ऑफ लीजर क्लास। यह 1899 में पुस्तक लिखी गई थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है डेविस और ऑप्शन डी है पार्सन्स। इसमें जो सामाजिक परिस्थिति है इसकी अवधारणा अगर सही देखें तो वेबर का है। सामाजिक परिस्थिति या परिस्थिति समूह की अवधारणा वेबर की है, लेकिन जब वेबर ऑप्शन में नहीं है तो सामाजिक परिस्थिति लिंटन से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सामाजिक परिस्थिति को 2 भागों में बांटा था, अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक समाज एक प्राकृतिक प्रघटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मैकाइवर, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है बोटोमोर, ऑप्शन डी है दुर्खिम। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, दुर्खिम। समाज एक प्राकृतिक घटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है, यह दुर्खिम ने कहा था, क्योंकि दुर्खिम ने कहा कि समाज सामाजिक तथ्य के अलावा और कुछ नहीं है। सामाजिक तथ्य जो है उस पर 4 विशेषताएं होती हैं, सामान्यता, बाध्यता, बाह्यता और अमूर्तता। यह 4 विशेषताएं उसकी होती हैं। 3 विशेषताएं हमेशा पूछी जाती हैं, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। अमूर्तता बहुत कम पूछा जाता है। तो इस तरह का प्रश्न दुर्खिम से बनता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना की विचारधारा किसने दी? ऑप्शन ए है आगबर्न, ऑप्शन बी है क्रोबर, ऑप्शन सी है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आगबर्न। सांस्कृतिक विलंबना की विचारधारा या अवधारणा आगबर्न ने दिया था। इसका तात्पर्य था, सोशल चेंज नामक पुस्तक में इसे दिया था। इसका तात्पर्य था कि भौतिक संस्कृति का विकास हो जाने के बाद उसको चलाने की या प्रयोग करने की विधि का ज्ञान न होना सांस्कृतिक विलंबना का उदाहरण है। जैसे आज मोबाइल फ़ोन या यूँ कहें कि जहाज़, हेलीकॉप्टर, जो भी चीज़ें हैं, बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग बना तो लिए, लेकिन क्या हर आदमी के पास मोबाइल चलाने की वो काबिलियत है जो होनी चाहिए? क्योंकि आज भी हम फ़ोन को इतना ही यूज करते हैं कि फ़ोन आता है रिसीव कर लें, फ़ोन कर लें, व्हाट्सअप चला लें, टेलीग्राम चला लें, इंस्टाग्राम चला लें, रील स्क्रॉल कर लें, यूट्यूब पे वीडियो देख लें। इससे ज़्यादा हर आदमी, बहुत कम लोग हैं जिसको जानते हैं। बाकी और ज़्यादा जनसंख्या जो है वह बस इन्हीं यूज में इसको कम यूज इसी के लिए इसे प्रयोग करती है। तो उसको न चलाने का ज्ञान होना ही सांस्कृतिक विलंबना का उदाहरण है। आगबर्न ने संस्कृति को 2 भागों में बांटा, भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति को उन्होंने सभ्यता कहा, अभौतिक संस्कृति में उन्होंने मूल्य, मानदंड, विचारधारा, इन सब चीज़ों को रखा है। क्योंकि अभौतिक संस्कृति जो होती है वह अमूर्त होती है, भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या देख ले। सांस्कृतिक विलंबना का विचारधारा का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में किया। आगबर्न ने संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा की, यथा भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। आगबर्न के अनुसार संस्कृति के इन दोनों पक्षों में समान गति से परिवर्तन नहीं होता। संस्कृति के भौतिक पक्ष अर्थात सभ्यता में अभौतिक पक्ष अर्थात मूल्यों, विश्वासों, आदतों, परंपराओं आदि की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है। परिणामतः परिवर्तन की दौड़ में संस्कृति का भौतिक पक्ष भौतिक पक्ष से पिछड़ जाता है। इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न इस पिछड़न की स्थिति को ही आगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न के नाम से इंगित किया है। यह आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है,
अभिकथन ए है नगर बहुतायत समितियों से विशेषीकृत होते हैं, और दूसरा है कारण आर है समितियां नगर का सृजन करती हैं। हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ए गलत है तथा आर सही है। ऑप्शन बी है ए सही है तथा आर गलत है। ऑप्शन सी है ए और दो दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी है दोनों ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि नगर बहुतायत समितियों से विशेषीकृत होते हैं। सही है, क्योंकि नगर में समितियां ही ज़्यादा पाई जाती हैं। समितियां नगर का सृजन करती हैं, यह भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि समितियों से नगर नहीं बनते हैं। समितियों से नगर नहीं बनते हैं। जैसे नगर बहुतायत समितियों से विशेषीकृत होते हैं। समितियां नगर का सृजन करती हैं, परंतु नगरों के सृजन में अन्य कारकों का भी योगदान होता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यह किसने प्रतिपादित किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है दुर्खिम, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वेबर। वेबर ने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को इन्होंने 4 भागों में बांटा। इसी के साथ सामाजिक क्रिया को आगे बढ़ाने का काम पार्सन्स ने किया। उसके आगे पैरेटो ने भी बढ़ाया। पैरेटो ने सामाजिक क्रिया को 2 भागों में बांटा, तार्किक क्रिया एवं अतार्किक क्रिया। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र की विषय वस्तु की रूपरेखा को किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है अगस्त कांट, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है H.M. जॉनसन, ऑप्शन डी है एलेक्स इंकल्स। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एलेक्स इंकल्स। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कार्यरेखांकित करते हुए 3 पथों की बात कही। 3 पथों की बात कही, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक। यह 3 पथों की उन्होंने बात कही थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है टेलर, ऑप्शन बी है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन सी है ब्राउन, ऑप्शन डी है हर्ट्ज़कोविट्ज़। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मेलिनोव्स्की। संस्कृति का प्रकारवादी सिद्धांत मेलिनोव्स्की ने दिया है। मेलिनोव्स्की प्रकारवादी सिद्धांत के प्रणेताओं में से रहे हैं। इनके इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति स्पष्टता हमें उनकी पुस्तक संस्कृति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत 1944 में देखने को मिलती है। उनके अनुसार समस्त मानव संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की भौतिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मतलब इनका सीधा सा कहना है कि जो भी संस्कृतियां हैं वह व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, व्यक्ति की भौतिक एवं आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इन्होंने 7 आवश्यकताओं को बताया था। इन्होंने 7 आवश्यकताओं को बताया था। आगे क्लास में उसे बताया जाएगा। अगला प्रश्न है समूहों को अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूपों में किसने वर्गीकृत किया। ऑप्शन ए है W.G. समनर, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है मर्टन और ऑप्शन डी है डेविस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, W.G. समनर। W.G. समनर ने समूह को 2 भागों में बांटा, अंतः समूह एवं बाह्य समूह। इसके आगे जो मिलर हैं उन्होंने समूह को 2 भागों में बांटा, क्षैतिज समूह एवं लंबवत समूह। क्षैतिज समूह एवं लंबवत समूह। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है डेरेंडॉर्फ, ऑप्शन सी है आर कॉलिंस और ऑप्शन डी है E.L.A. कोजर। तो फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट जो नामक पुस्तक है वह कोजर की है। कोजर की अन्य कृतियाँ निम्न है मास्टर ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, मैन ऑफ आइडियाज, सोशल कन्फ्लिक्ट एंड द थियरी ऑफ सोशल चेंज। जो कोजर हैं वह संघर्ष के प्रकारवादी सिद्धांतवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। यह टर्नर ने कहा था कि जो कोजर हैं वह संघर्ष सिद्धांत के प्रकार्यात्मक सिद्धांतवेत्ता हैं। इतना ही नहीं, जो कोजर हैं उन्होंने कहा था कि संघर्ष हमेशा समाज में
संघर्ष हमेशा समाज में विघटन को ही नहीं उत्पन्न करता, कभी कभी यह समानता भी स्थापित करता है एवं समाज को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी करता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है डेनियल लर्नर, ऑप्शन बी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है एलेक्स इंकल्स, ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने ही मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, दूसरा है इंडियन सोशोलॉजी, और तीसरी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशोलॉजी। यह पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है और योगेंद्र सिंह से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है और इसका पेपर का भी है लास्ट ही प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अब यूपीपीजीटी के प्रश्नों को देखेंगे। माध्यिका की गणना करने का सूत्र चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है माध्यिका बराबर के प्लस ब्रैकेट में m/2 माइनस BE ब्रैकेट बंद बटे E गुणे H, माध्यिका बराबर A प्लस ब्रैकेट में सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI ब्रैकेट बंद गुणे H, और तीसरा है माध्यिका बराबर मी ME बराबर उसको माध्यिका को मिड से ही तो डिनोट करते हैं, तो लिखा है माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान। जैसे इसमें इसी के साथ यह क्लास यहीं पर आज समाप्त होती है और हम अब लोग अगले क्लास में यूपीपीजीटी का प्रश्न देखेंगे। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं कमेंट के माध्यम से जो भी त्रुटियां हो उसे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में उन त्रुटियों से बचा जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।